Hello everyone, I'm Shivani Sukla and today I'm going to discuss our fourth paper Corporate Tax Planning and Management. इसमें टोटल 4 यूनिट है जिसमें फर्स्ट यूनिट जो हमारा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो इसलिए मैं स्टार्ट करूँगी सेकेंड यूनिट से। तो सेकेंड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। इस टॉपिक में टोटल 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, सेकेंड है डिविडेंड पॉलिसी और थर्ड है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड एंड बोनस शेयर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूँगी। टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन में क्या बोल रहा है? टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे हम अपनी टैक्स प्लानिंग से रिलेट करेंगे। मीन्स कुल मिला के इसका मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनाए जिससे हम अपने टैक्स को प्लान कर सकें, अपने टैक्स को बचा सकें। तो अब ये जो वर्ड निकला इस लाइन से कैपिटल स्ट्रक्चर, अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड को समझेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है? कैपिटल है एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चर। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर एवरी बिजनेस फाइनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फाइनेंस मीन्स कैपिटल। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उस पैसे को क्या बोलते हैं? फाइनेंस। और उसी को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो है हमारा कैपिटल। अब सेकेंड वर्ड क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया कि जो कैपिटल हमारे हैं, जो हमारा पैसा है, वो हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है। तो हम कौन से सोर्सेज से ज़्यादा लें, कौन से सोर्सेज से कम लें, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, मतलब कहाँ से ज़्यादा पैसा लें, कहाँ से कम लें, तो उस टोटल स्ट्रक्चर को तैयार करना और उसका डिसीज़न लेना क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीज़न। नाउ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये जो हमारा फाइनेंस था, जो हमारा कैपिटल था, इसे हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। मतलब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, तो वो पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो उसके टोटल 3 पॉइंट हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज़ टू डिसीजन एज टू वेदर टू हैव ओन कैपिटल, या तो हम ओन कैपिटल लें लाइक इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल, या फिर सेकेंड पॉइंट है टू हैव बोरोड कैपिटल, मतलब हम कि पैसा को बोरो करें डिबेंचर, लोन, बॉन्ड के फॉर्म में, या फिर है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मीन्स हमारा रिजर्व, जो हमने पैसा इकट्ठा किया, रिजर्व किया है, उसको यूज़ करके हम अपने बिजनेस में यूज़ करें, तो वो हो गया प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं जिसका हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो हम क्या बोलेंगे? बोरोइड कैपिटल। और अगर कोई इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल ले रहे हैं जिसमें कि हमें उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो ऐसे पैसे को हम बोलते हैं ओन कैपिटल। तो हमारा जो फाइनेंस है, हमें जो पैसा हमारे बिजनेस के लिए चाहिए, वो हमें 3 जगह से मिलेगा। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? कैपिटल स्ट्रक्चर का, कैपिटल मीन्स तो हमारा फाइनेंस हो गया, जो हमें पैसा चाहिए, ये हमारे सारे सोर्सेज हो गए, हमें यहाँ से पैसा मिलेगा। अभी स्ट्रक्चर मतलब क्या कि हम इससे ज़्यादा लें, इससे कम लें, या इससे ज़्यादा लें, इससे कम लें, या दोनों बराबर बराबर लें, या सिर्फ इससे लें, इससे ना लें। तो ये सारा डिसाइड करना कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये हम लोग बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़े हैं। पर यहाँ पे हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर हम तैयार करें कि हमारा टैक्स जो है वो कम से कम हो। कैपिटल हमें पता चल गया, पैसा जो हमारे बिजनेस के लिए चाहिए, उसके सोर्सेस पता चल गए, या वो ओन कैपिटल होगा या बोरोइड कैपिटल होगा। अभी कुल मिला के बात को सारे एक संग मिक्स करते हैं। तो मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हमने फाइनेंस पढ़ा, उसके सारे सोर्सेज पढ़े, उन सोर्सेज के मिक्सचर को, डेब्ट और इक्विटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना परसेंट हमारा डेब्ट होगा, कितना परसेंट हमारा इक्विटी होगा, इसका जो डिसीजन हम लेते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अभी हमें पता चल गया कैपिटल क्या है, उसके सोर्सेज क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब इन सारी बातों को हम देखेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, एक्सपेंसेस incurred on raising loan, debentures and interest payable on loan are deductible in computing taxable income। कुल मिला के इन सारे पॉइंट्स में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्टेबल है और कौन कौन से डिडक्टेबल नहीं है, नॉन डिडक्टेबल है। मतलब कुछ खर्चे हमारे ऐसे होंगे जिसकी हमें छूट मिलेगी टैक्स के पेमेंट के टाइम पे, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसकी छूट नहीं मिलेगी। तो वो सारे पॉइंट
पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन आर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएससी। मतलब कि अगर हमने कोई लोन लिया है, कोई डिबेंचर इशू किया है, तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, वो इंटरेस्ट हमारे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डिडक्टेबल है। मतलब उस खर्च को हम टैक्स में से डिडक्ट कर सकते हैं, हम अपने टोटल प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, मतलब इस पॉइंट से ये भी एक बात कह सकते हैं कि अगर हम लोन ज़्यादा लें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा उसकी हमें छूट मिलेगी, वो हमारे प्रॉफिट से उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग कैपिटल, शेयर कैपिटल and interest on capital, dividend on share capital are not deductible in computing the taxable income of the SEC। मतलब हमने जो ओन कैपिटल लिया है लाइक प्रेफरेंस शेयर या कैपिटल शेयर, तो इस पे जो हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, वो डिविडेंड जो है वो हमारे टैक्सेबल इनकम में से डिडक्टेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट से क्या पता चला, हमने अगर लोन लिया है, डिबेंचर इशू किया है, तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो डिडक्टेबल होगा टैक्स में। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि अगर हमने कोई प्रेफरेंस शेयर लिया है या इक्विटी शेयर लिया है, उस पर जो हमें डिविडेंड पे करना पड़ा है वो नॉन डिडक्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्वाइजिंग ऑफ एसेट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फॉर पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द डेट on which loan was taken till the date on added in the cost of assets। इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर हमने कोई चीज़ लोन पे ली है तो उस पर अगर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई चीज़ लोन पे ली है उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है तो वो हमारे लिए डिडक्टेबल है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन जो है वो 1 जनवरी 2005 में ली और उसको हमने तभी यूज़ नहीं किया, हमने उसका यूज़ किया 1 जुलाई 2005 में। तो ये जो 6 महीने का गैप है, इस टाइम पे भी तो हमने इंटरेस्ट पेड किया, तो क्या उस इंटरेस्ट को भी डिडक्ट किया जाएगा टैक्सेबल इनकम में से? तो वहाँ पे उसका आंसर होगा नहीं। वो जो हमारा 6 महीने का इंटरेस्ट है वो अमाउंट जो है वो हमारे मशीन के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, वो हमारा टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट नहीं होगा। तो 3 पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट हुआ जो हमने लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, उस पर जो इंटरेस्ट पेड करेंगे वो डिडक्टेबल है। हमने जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर लिया उस पर जो डिविडेंड पे करेंगे वो नॉन डिडक्टेबल है। हमने अगर कोई मशीन खरीदी, उसका यूज़ तुरंत ना करके कुछ टाइम के बाद किया, तो उतने टाइम तक का जो इंटरेस्ट है, अमाउंट है, वो हमें उसका डिडक्शन हमें टैक्सेबल इनकम में नहीं मिलेगा। वो जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो हमारे कॉस्ट ऑफ जो हमारा कॉस्ट है मशीन का उसमें ऐड हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, हाउएवर फॉलोइंग कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल। अब ये जो 2 पॉइंट है ये भी हमारे ये भी हमारे जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द एसएससी इज अ फर्म द इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 12% पर एनम। मीन्स अगर जो एसएससी है वो कोई फर्म है, तो वो अगर कोई अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो ऐसा इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, डिडक्टेबल होगा, बट सिर्फ 12% तक। फिर से एक बार सारे पॉइंट को रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमने जो लोन पे इंटरेस्ट पेड करना हमें है वो हमारा डिडक्टेबल होगा। सेकंड था जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है वो नॉन डिडक्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट था अगर हम कोई मशीनरी ले रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं, हमने जब ख़रीदा तभी उसका यूज़ नहीं किया, कुछ टाइम बाद किया, तो उतने टाइम का जो हमने इंटरेस्ट पेड किया वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ना कि उसका हमें कोई डिडक्शन मिलेगा। थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट दिए हुए थे, किन किन पॉइंट्स पे हमें डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट था कि अगर हमारा एसएससी कोई फर्म है और उसने अपने किसी पार्टनर से उसे अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पेड करना है तो वो जो अमाउंट है वो भी डिडक्टेबल होगा, लेकिन सिर्फ 12% पर एनम तक होगा। सेकेंड पॉइंट था प्राइमरी एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो सारे जो हैं वो डिडक्टेबल होंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होंगे, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उनका डिडक्शन हमें मिलता है। अब करेंगे हम टैक्स प्लानिंग। में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट द मिनिमम लोन कैपिटल मस्ट बी यूज्ड। अगर जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है कि हमारा इतना रिटर्न हमें मिलेगा, वो हमारा कम है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब जितना इंटरेस्ट हमें पेड करना है, तो इस केस में हमें लोन जो है वो कम से कम रखना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बी इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक इसका उल्टा, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो हमें जो पेड करना है इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है उसका रेट, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो हम अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उसके उसके जो रेट है उसको ये इंक्रीज़ करेगा, उसको ये बढ़ाएगा। इस केस में हमारा लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। फर्स्ट केस में क्या था, लोन कम से कम रखना है जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और सेकंड केस में जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस केस में हमारा लोन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, capital may be utilized for acquisition of non-depreciable assets like land, goodwill, etc. and borrowed fund may be utilized to acquire depreciable assets. जो हमारा कैपिटल है उसका हमें यूज़ करना चाहिए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को ख़रीदने के लिए, और जो बोरोइड फंड है उसका यूज़ करना चाहिए डेप्रिशिएबल एसेट्स को ख़रीदने के लिए। ऐसा क्यों? अभी पहले हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ा था कि जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो अगर उसका यूज़ हमने तभी नहीं किया, कुछ टाइम बाद किया, तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, लेकिन वो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्टेबल नहीं होता है। तो अगर उसको क्या कहते हैं, हमने बोरोइड फंड से उसका यूज़ किया तो हमें इंटरेस्ट पेड करना है और वो इंटरेस्ट की हमें छूट नहीं मिल रही है, तो अगर हमने डेप्रिशिएबल एसेट्स उस अमाउंट से ख़रीदा है तो क्या होगा, वो जो उतना बीच का इंटरेस्ट का जो प्राइस है वो बताया था ना कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका जो डेप्रिशिएशन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो बोरोइड फंड है उसका यूज़ करना चाहिए डेप्रिशिएबल एसेट्स में, क्योंकि जब तक हमने उसका यूज़ नहीं किया तब तक हमने जो इंटरेस्ट पेड किया उसका हमें कोई छूट तो मिल नहीं रहा, तो कम से कम वो इंटरेस्ट हमारे कॉस्ट में ऐड हुआ, और वो कॉस्ट हमारे जब ऐड होगा इंटरेस्ट तो हमारे एसेट के कॉस्ट को बढ़ा देगा, और इस तरह से हमें उस पर हायर डेप्रिशिएशन अमाउंट जो है वो। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग, कमीशन, ब्रोकेज एंड चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस आर डिडक्टेबल इन द 5 equal installments स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस इफ एसएससी इज एन इंडियन कंपनी। मीन्स अगर किसी कंपनी का जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल हम कोई XYZ कंपनी है, उसका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो है 5 लाख और कंपनी स्टार्ट हुई है 2005 में, तो इसका जो इसमें जो डिडक्शन है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मतलब इसको हम जो टोटल हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1 लाख। ये 1 लाख जो अमाउंट है वो 5 साल तक हर साल 1-1 लाख का हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और ये टाइम कब से शुरू हो जाएगा, जब से हमारी कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस। मीन्स बिजनेस जब से हमारा स्टार्ट हुआ है तब से लेके 5 साल तक हमें जो हमारा टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट ये है, इफ़ द जेस्टेशन पीरियड इज़ मोर इट इज़ बेटर फॉर द फर्म टू यूज़ इक्विटी कैपिटल रेदर दैन लोन बिकॉज इंटरेस्ट एट बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 year ओनली एंड मनी लेंडर विल हैव टू पे टैक्स ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबे टाइम वाला है, मतलब उसमें जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है वो काफ़ी टाइम बाद हमें मिलने वाला है, तो ऐसे टाइप के बिजनेस के लिए हमें जो इक्विटी कैपिटल है उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इन कंपैरिजन टू लोन। क्योंकि लोन में क्या है, हमें उसका क्या इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ऐसे लॉस को हम सिर्फ 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो हमें इंटरेस्ट में छूट मिल रही थी, जो हमारा इंटरेस्ट जो हमारे टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट किया जा रहा था वो सिर्फ 8 साल तक ही होगा। अगर 8 साल तक हम उसको नहीं सेटअप कर पाए तो उसके लिए फिर उसके बाद हमें अगले साल से उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब हम लंबे टाइम वाला कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हमारा काफ़ी टाइम बाद प्रॉफिट होने वाला है, तो उसमें इक्विटी कैपिटल का यूज़ करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ना कि लोन्स का। Next, if interest is payable outside India, tax must be deductible at source. If tax has not been deductible at source, the amount
paid as interest will not be allowed as a deduction in computing business income. मीन्स अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के बाहर पेड किया जा रहा है, किसी कंपनी को या किसी को पेड किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको TDS काट के फिर ही पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट. अगर आप TDS नहीं काटेंगे तो फिर ऐसे इंटरेस्ट पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. मतलब अभी तक हम इंटरेस्ट में पढ़े थे कि अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो उस पर आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप वो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पेड कर रहे हैं तो ऐसे इंटरेस्ट पे, और आपने TDS नहीं काटा, तो ऐसे इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. Let's see numerical illustration number 1. 3 companies raised the capital as under. 3 कंपनियाँ हैं, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2 एंड कंपनी नंबर 3. उनके कैपिटल है 2 लाख, 1,60,000 एंड 40,000. लोन है फर्स्ट कंपनी ने लोन नहीं लिया है, सेकेंड कंपनी ने 40,000 का लिया है और थर्ड कंपनी ने 1,60,000 का लिया है. तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो लोन का अमाउंट है और जो कैपिटल का अमाउंट है दोनों को ऐड करना है. तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, सेकंड कंपनी का भी 2 लाख का और थर्ड कंपनी का भी 2 लाख का. हमारे जो कुछ रेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है 10%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25%, 10% एंड 8%, रेट ऑफ टैक्स है 30%. तो हमारे जो रेट ऑफ रिटर्न है 3 दिए हुए, 25%, 10% एंड 8%. मतलब हमने जो रेट ऑफ रिटर्न 3 रखा है, अगर हमारा 25% है तो कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, और रेट ऑफ रिटर्न हमारा 8% है तो इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा. ये कॉम्बिनेशन देखिए वही कैपिटल स्ट्रक्चर वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इसमें कितना इक्विटी है और कितना ये डिबेंचर लोन है, तो इसका कॉम्बिनेशन बना है. मतलब इसने क्या किया, इसने पूरा इक्विटी कैपिटल रखा है और लोन एक भी नहीं लिया. इसने क्या किया, ज़्यादा इक्विटी रखा है, कम लोन लिया है. इसने कम इक्विटी रखा है, ज़्यादा लोन लिया है. तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे सामने है. अब हमें इन तीनों को कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है. क्वेश्चन में पूछ कह रहा है एक्सप्लेन हुज कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट एंड वाई. किसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है और क्यों अच्छा है. सॉल्यूशन. पहले जो हमारे 3 रेट दिए हुए थे 25%, 10% और 8%, तीनों पे अलग अलग निकालेंगे. तो फर्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑन 25%. तो पहले कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3. तो 25% हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, तो 2 लाख का 25% निकालेंगे तो फर्स्ट कंपनी के लिए कितना होगा 50,000. सेकंड कंपनी का भी 2 लाख था, उसका 25% कितना होगा 50,000 एंड थर्ड कंपनी का भी 50,000. फिर उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ था 10% दिया हुआ था. फर्स्ट कंपनी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया था तो कोई अमाउंट नहीं होगा. सेकंड कंपनी ने लिया था 40,000 का लोन, तो 40,000 का 10% होगा 4,000. थर्ड कंपनी ने लिया था 1,60,000 का लोन, तो उसका 10% होगा 16,000. तो अभी जो हमारा रिटर्न था, मतलब हमें इतना रिटर्न 50,000, 50,000, 50,000 तीनों से मिला, तो उसमें हम लेस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन को. जो हमने लोन पे इंटरेस्ट पेड किया उस अमाउंट को हम लेस कर देंगे. तो फिर हमारा जो आएगा ये क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, लेकिन अभी इसमें से टैक्स नहीं डिडक्ट किया गया, तो इसलिए ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो 50,000 फर्स्ट कंपनी का आ गया PBT 50,000. सेकेंड कंपनी का हो जाएगा 50,000 माइनस 4,000 इज इक्वल्स टू 46,000. थर्ड कंपनी का हो जाएगा 50,000 माइनस 16,000 इज इक्वल्स टू 34,000. अभी जब हमने इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट कर दिया तो अब क्या बचा हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, टैक्स. टैक्स हमारा कितना परसेंट है 30%. तो मतलब 50,000 का 30% कितना हो जाएगा 15,000. 46,000 का 13% हो जाएगा, 30% हो जाएगा 30,800. 34,000 का 30% हो जाएगा 10,200. अब इस अमाउंट को हम टैक्स के अमाउंट को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 35,000 कंपनी 1 के लिए, 32,200 कंपनी 2 के लिए और 23,800 कंपनी 3 के लिए. अब ये हमारा क्या आ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर DDT. मतलब हम किस रेट से हम अपने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम किस रेट से रिटर्न उनको पे करेंगे, अब वो कैलकुलेट करना है. वो जिसका ज़्यादा होगा जिस कंपनी का, वही कंपनी हमारी, वही क्या कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट है. तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ये आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट कंपनी का पहले देखते हैं.
क्या निकाल रहे हैं हम? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर टीडीटी। मतलब हम अपने जो हमारे जो कैपिटल शेयर होल्डर हैं उनको, जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो हम रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, वो उसका जो हम उनको रिटर्न पे कर रहे हैं उसका रेट क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कंपनी के लिए क्या है, हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 35,000, पहले वो अमाउंट लिखेंगे, डिवाइड बाई हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था फर्स्ट कंपनी का 2 लाख इंटू 100, तो कितना आया 17.5%। सेकेंड कंपनी का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 32,200, और इसने भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2 लाख का, तो 32,000, सॉरी इसने इसके जो इक्विटी इसका जो कैपिटल था वो कितने का था 1,60,000 का, इसका भी कैपिटल से ही डिवाइड करेंगे। हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट है ये डिवाइड बाय जितना कैपिटल का अमाउंट है इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। फिर उसके सेकंड में भी वही करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 32,200, उस अमाउंट को डिवाइड बाई हमारा जो कैपिटल था कितने का था 1,60,000 का जो कंपनी 2 का था इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 20.125%। फिर थर्ड कंपनी का कितना है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23,800, इसको डिवाइड करेंगे, इसका कितना कैपिटल था 40,000 इंटू 100, तो 59.5। तो फर्स्ट कंपनी का कितना आया 17.5, सेकेंड कंपनी का 20.125 एंड थर्ड कंपनी का 59.5। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंपनी नंबर थर्ड कंपनी का है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर डीडीटी सबसे ज़्यादा थर्ड कंपनी का है, तो ये हमारे लिए क्या होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। अभी ये हम किस पे निकाले हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन 25%, अब निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन 10%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन 10%, सेम वैसा ही सारा प्रोसेस है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, उनके रिटर्न कितने हैं, इसका क्या कहते हैं 10% निकालेंगे 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000, तो 20,000 तीनों के ही 2 लाख थे इन्वेस्टमेंट टोटल, उसका 10% हो गया 20,000, तो 20,000 लिख दिया। फिर उसके बाद उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो इसने लोन ही नहीं लिया तो इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसने लिया था लोन 40,000 का, तो इसका हो गया 4,000, इसने लिया था 1,60,000 का, तो इसका हो गया लोन इंटरेस्ट 16,000 का। तो इसको लेस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका कितना 20,000 हो गया, इसका 16,000, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 16,000, और 20,000 में से 16,000 लेस करेंगे तो 4,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, तो 20,000 का 30% निकालेंगे आएगा 6,000, 16,000 का 30% निकालेंगे 4,800, और 4,000 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा 1,200। इसको 4,000 में से 1,200 लेस करेंगे तो आएगा 2,800, 16,000 में से 4,800 लेस करेंगे तो आएगा 11,200, और फिर उसका 20,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो आएगा 14,000। ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को डिडक्ट करने के बाद अब हमारा ये जो अमाउंट बचा ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें देखना है कि हम अपना रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, हमारा जो कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना % है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे। पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट कंपनी के लिए, पहले लिखेंगे उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट है 14,000 डिवाइड बाई उसका क्या है उसका वो कैपिटल कितना, कैपिटल अमाउंट कितना इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 7%। इसका भी वैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल इंटू 100 कितना आ जाएगा 7%। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे 7%। तो इसमें देखिए तीनों के सेम है, मतलब चाहे ऐसे कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का जो परसेंटेज है, जो उसका रेट है वो सेम हो, तो ऐसे केस में चाहे हम इक्विटी ज़्यादा रखें या लोन ज़्यादा रखें, तीनों के आंसर जो है, तीनों का रिजल्ट जो सेम ही आएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन 8%, इसका भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। पहले रिटर्न निकालेंगे, जो हमारा 2 लाख का हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसका 8%, तीनों कंपनियों ने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो तीनों का 8%, 2 लाख का 8% हो जाएगा 16,000। फिर उसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10%, तो इंटरेस्ट इसने कोई लोन नहीं लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इसने 40,000 का लोन लिया था तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। इसने 1,60,000 का लोन लिया था तो उसका 10% हो जाएगा 16,000। फिर लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 16,000, 12,000 और यहाँ पे नहीं।
फिर उसके बाद हम ये जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें से हम टैक्स का अमाउंट लेस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। 16,000 का 30% हो गया 4,800, 12,000 का 30% हो गया 3,600। फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर लेस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ 11,200, ये आ गया 8,400। ये हमारा क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा टैक्स के बाद का हमारा प्रॉफिट है। अब हम चेक करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर डीडीटी हमारा कितना है। तो सेम वैसे ही हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे हमारे कैपिटल से इंटू 100, तो आएगा 5.6। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 8,400 है कंपनी नंबर 2 के लिए, डिवाइड बाई उसका कैपिटल था 1,60,000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 5.25%, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो हमारी फर्स्ट कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर डीडीटी आया 5.6%, इसका 5.25। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसका है, तो इस कंडीशन में हमारा जो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है। अब तीनों जो हमारे रेट ऑफ रिटर्न है 25%, 10% और 8%, उन तीनों पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा रेट ऑफ फर्स्ट जो हमारा है रेट ऑफ रिटर्न 25%, तो इससे क्या पता चला जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन के से ज़्यादा होगा, ये 25% है ये 10% है, तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनी ने ज़्यादा लोन लिया है वो ज़्यादा अच्छी, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न 10% था और इंटरेस्ट ऑन लोन 10% था, मतलब जब दोनों इक्वल हो, रेट ऑफ रिटर्न और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। मतलब कि आप इक्विटी ज़्यादा रखें या लोन ज़्यादा रखें उससे कोई मैटर नहीं करता, तीनों कंडीशन में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल है सेम आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से कम हो, ये 10% है ये 8% है, तो ऐसे केस में हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिशियल है, कंपनी नंबर 1 का जिसने कुछ भी लोन नहीं लिया था। मतलब ऐसे केस में हमें क्या हमारे लिए ज़्यादा लोन लेना बेनिफिशियल नहीं है। तो 3 पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा था इंटरेस्ट के रेट से, ऐसे कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना अच्छा है कैपिटल स्ट्रक्चर में। फिर सेकंड पॉइंट में हमारा इक्वल था रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न के, तो ऐसे केस में हमारा जो दोनों ही, चाहे हम इक्विटी ले या चाहे हम लोन ले, दोनों ही सेम ही है। और थर्ड कंडीशन में जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो ऐसे कंडीशन में हमें लोन लेना बेनिफिशियल नहीं होगा। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी पर देख लेते हैं। इसमें जो हमारी एक कंपनी है उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1 करोड़ का, और फिर वो क्या एक्सपेंड करना चाहता है अपने बिजनेस को, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है 50 लाख का। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1 करोड़ प्लस 50 लाख, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1.5 करोड़ का। फिर उसके बाद अब क्या बता रहा है कि उसका जो रिटर्न है वो कितना परसेंट है, 20% है। रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 1.5 करोड़ का, उसका 20% हम निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा रिटर्न। तो पहले हम लिखेंगे क्या, रिटर्न 20% ऑफ 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ का 20% हो गया 30 लाख। 30 लाख इशू ऑफ शेयर है ये इशू ऑफ डिबेंचर। अगर हमने शेयर इशू किया तो फिर क्या हमारे लिए अच्छा है, या हमने ये डिबेंचर इशू किया वो हमारे लिए अच्छा है, ये चेक करना है। तो इसमें भी हमारा रिटर्न 30 लाख है, इसमें भी हमारा रिटर्न 30 लाख है। फिर उसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 50,000 का जो हमने लोन जो हमने डिबेंचर इशू किया उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो 10% से पे करना है। तो इसमें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 50 लाख का 10% हो गया 50,000। फिर उसके बाद इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 30 लाख ही रहेगा, ये 25 लाख हो जाएगा। फिर लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, 30 लाख का 30% हो जाएगा 9 लाख, 25 लाख का 30% हो जाएगा 7,50,000। फिर उसके बाद हमारा जो इसमें से लेस करने के बाद अमाउंट हुआ 21 लाख, और यहाँ पे आएगा 17,50,000, ये हमारा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 21,17,50,000। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर डीडीटी निकालने के लिए सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हमारे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल इंटू 100 करके हमारा आएगा 14% एंड 17.5%। तो इन दोनों में से जो हायर है वही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस द कंपनी शुड हैव इशूड डिबेंचर इंस्टीड ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहिए, ना कि इक्विटी शेयर।
तो 2 न्यूमेरिकल टोटल बताए, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का जो था टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का फर्स्ट पॉइंट, टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।